हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमें पैरेलल एक्सिस की चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को अगर गौर से देखें तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दिस इज ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का शेप आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दिस इज नॉट लाइक बायोलॉजी की हार्ट बोला तो इट शुड लुक लाइक हार्ट, किडनी बोले तो इट शुड लुक लाइक किडनी। हमारे फिजिक्स में आपको लिबर्टी है, आप रिजिड बॉडी किसी भी शेप की बना सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज योर। जो आपको बनाने की इच्छा हो, उस दिन आपने आम खाया होगा तो आम के शेप की रिजिड बॉडी बना दो, उस दिन आपने पपीता खाया होगा तो पपीते के शेप की रिजिड बॉडी बना दो। उस दिन आपका दिमाग जगह पे नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि रोड पे जाके लोगों की गाड़ियों पे पत्थर फेंक के मारना है, तो पत्थर के शेप की रिजिड बॉडी बना लो। आपको जो शेप पसंद है बच्चों, वो शेप आप रिजिड बॉडी का बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग जो पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो नहीं बदलना चाहिए। पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको पता है। जब हम बोलते हैं थ्योरम, तो थ्योरम में हमारी दो बातें आती है। एक रहती है कि कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद फिर एक प्रूफ रहता है, स्टेटमेंट रहता है। ठीक है, जो एक वैलिड हम स्टेटमेंट के तौर पे लेते हैं, जो हमेशा के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ बोल के हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए कंडीशन क्या क्या है वो बता रहा हूं बच्चों। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास दो एक्सिस चाहिए, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन इसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से जाना कंपलसरी है। सेंटर ऑफ मास में से जाना कंपलसरी है। ठीक है, और ये जो दोनों एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगी ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज सी और सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे आपने लेबल किया सी, दैट इज सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस हम डेलिबरेटली उसमें से ले जाएंगे, दिस इज कंपलसरी है। ये एक्सिस यहां से जाना कंपलसरी है। डॉटेड लाइन बताने का मतलब कि आधी एक्सिस इसके ऊपर है और आधी नीचे है। ठीक है, यहां पर हमने प्लेन लैमिना वाली कंडीशन आपको कहीं नहीं बोली, गौर से देखिएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में प्लेन लैमिना का होना कंपल्शन होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आप सभी ऑब्जेक्ट्स पे थ्योरम लगा सकते हैं, प्लेन लैमिना हो या नहीं हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लेन लैमिना होगा तब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, और प्लेन लैमिना नहीं हो, ठीक है, तब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। फाइन, तो एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना कंपलसरी है, और दूसरी एक्सिस का क्या। तो दिस इज लेबल्ड एज ओ। ये ओ मतलब एनी अदर पॉइंट, ओ मतलब एनी अदर पॉइंट, अदर पॉइंट। ठीक है, अदर पॉइंट विच इज नॉट द सेंटर ऑफ मास। अदर पॉइंट से क्या मतलब है, एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास नहीं है, वो इज सम अनदर पॉइंट विच इज नॉट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और इस पूरे बॉडी में आपने एक ऐसा अदर पॉइंट ढूंढ लिया जो सेंटर ऑफ मास नहीं है, और वहां से एक एक्सिस और लेकर गए बच्चों। ठीक है, विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी, बट पैरेलल टू द फर्स्ट एक्सिस। ये होना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल दो पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, और दोनों एक्सिस में से अगर हम देखेंगे तो दे शुड बी पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। आधी एक्सिस ऊपर, आधी एक्सिस नीचे, मतलब दे शुड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर किसको, इस ऑब्जेक्ट को। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है कि हम परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट बोले। ठीक है, हम हमारे ये दोनों एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से कंपल्सरली जानी चाहिए। ये आपको पक्का बताते आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब इन दो एक्सिस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों एक्सिस चिपक कर नहीं चाहिए। देयर शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको हम h लेबल कर रहे हैं। h इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सिस। दोनों एक्सिस चिपक के नहीं चाहिए, उनके बीच में एक सेपरेशन का डिस्टेंस डेफिनेटली होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर o इज अदर पॉइंट व्हिच इज नॉट द सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियसली ये दूसरी जो एक्सिस है वो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगी, कहीं दूरी पे ही खड़ी रहेगी, एंड वी कॉल दैट डिस्टेंस एज h। सेपरेशन के डिस्टेंस को हम h बोल देंगे। ठीक है, अब अगर आपको यहां तक समझा है तो इस थ्योरम को समझना मुश्किल नहीं जाएगा, बशर्ते एक बार आप फिर से डायग्राम की तरफ देखिए। दोनों एक्सिस के अराउंड एक साथ तो हम ऑब्जेक्ट को घुमा नहीं सकते बच्चों। एक बार आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो एक्सिस जा रही है उसके अराउंड आप इस ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे। उस समय दूसरे एक्सिस के अराउंड आप इसको नहीं घुमा रहे, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अराउंड इसे घुमाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने बोला I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड C फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस को हमने लेबल कर दिया IC। इसके बाद आपने इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो भी वैल्यू नोट कर ली। फिर आपने ये जो सेकंड एक्सिस है, अदर एक्सिस,
अदर पॉइंट में से जाने वाली एक्सिस जो कि पहले एक्सिस को पैरेलल है उसके अराउंड ऑब्जेक्ट को रोटेट करना शुरू किया। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि हमने पहले एक्सिस के अराउंड रोटेशन रोक दिया होगा, अब दूसरे एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहे हैं। उस समय हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा दैट वुड बी आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अदर एक्सिस के लिए हमने सफिक्स लगा दिया ओ, आई ओ। आर यू गेटिंग दिस टू थिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन दो पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि IO और IC के इंटर रिलेशनशिप को बोलते हैं। ठीक है, दो पैरेलल एक्सिस है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से इंटर रिलेटेड है, इस एक्सप्रेशन को समझ लेना इज नथिंग बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, समझा बच्चों ये? Yes, sir. Yes, sir. Let us now consider the entire mass of the object as capital M. इस रिजिड बॉडी का हमने एंटायर मास मान लिया कैपिटल M और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सिस एज h। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कंडीशंस बता दी उसके बाद इस स्टेटमेंट में हमें क्या विशेषता देखने मिलती है, व्हाट इज द प्रूफ टू बी डन। ठीक है, वो आपको मिलता है IO यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द अदर एक्सिस, दिस इज IO, दैट इज इक्वल्स टू IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास प्लस mh स्क्वायर, मास into square of distance of separation between the two axes। h क्या है? दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, तो मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा मुझे बताओ, एक्सिस ये है और ये है, और अगर हम बोले कि दिस इज द परपेंडिकुलर सॉरी डिस्टेंस, तो क्या ये वाला जो डिस्टेंस है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट है आपकी बात, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हम इस डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं। Yes, sir. बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर दो एक्सिस है तो मेरे पास ये भी एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, ये भी एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन मुझे ये a वाला डिस्टेंस या b वाला डिस्टेंस नहीं लेना है, मुझे ये वाला डिस्टेंस लेना है h। ठीक है, h इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ध्यान रखो बच्चों, एमसीक्यूज में कभी-कभी वर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा रहता है, तो वो उन दो एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्योंकि अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेने वाले कोई दूसरा डिस्टेंस लिया तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं एंगल में इंक्लाइंड रहेगा, तभी तो वो हाइपोटेन्यूज बनेंगे और उनकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So for the perpendicular distance, it is always supposed to be the shortest distance between the two axes. Shortest ये समझ में आया? distance. So sometimes teacher Yes, may Yes, sir. use such words in the MCQs. ठीक है, तो थ्योरम के मैथमेटिकल फॉर्म को देख लेते बच्चों। IO equal to IC plus mh square। IO क्या है? अदर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम उस ऑब्जेक्ट को वहां घुमाएंगे। IC क्या है? तो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh स्क्वायर मतलब मास इनटू स्क्वायर ऑफ perpendicular distance of separation between the two axes। समझ में आया? Between the two parallel axes। Yes, sir. चलो तो स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे बच्चों। The moment of inertia of a body, बॉडी कैसी रहती है? Obviously it is a rigid body। The moment of inertia of a rigid body about any axis मतलब passing through other point O, ठीक है, is equal to, देखो ये moment of inertia of the rigid body about any other axis IO, इसका मतलब ये इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सम मतलब ये वाला एडिशन, सम मतलब ये वाला एडिशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास यानी कि IC एंड प्लस करेंगे प्रोडक्ट क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास यानी m, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो IO is equals to IC plus mh square। ये समझा क्या? IO is moment of inertia about the any other axis। ठीक है, this is equal to the sum of IC। IC क्या है? Moment of inertia about the parallel axis passing through center of mass। ठीक है, and product of mass of the rigid body and square of perpendicular distance between two parallel axes। इसको आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा। बच्चों लॉस को स्टेटमेंट्स को याद रखने के लिए इफ यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन इंग्लिश, आपको एक्चुअली इसका फार्मूला याद रखना पड़ता है। इसके पहले भी मैंने कई बार आपको ये चीजें बताई है। अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस कर दीजिए तो वही आपका लॉ या स्टेटमेंट बन जाता है। इस केस में हम इसे स्टेटमेंट कह रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ में आया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
अब ये जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं एज ए थ्योरम, इसे भी प्रूव करना पड़ेगा, और उसे प्रूव करने के लिए हमें आईओ वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आईसी वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बच्चों आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास जो टेक्निकल अप्रोच है दैट इज वेरी सिंपल। एक तो हम समेशन ले लेते हैं या तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन वाली अप्रोच पसंद की है बाय चूजिंग एनी पॉइंट इन समवेयर विद इन द रिजिड बॉडी, और उसका मास हमने ले लिया डीएम। उसका मास हमने कितना ले लिया? डीएम। तो फिर जब मुझे आईओ का फॉर्मूला निकालना है तो मुझे आईओ वाली एक्सिस से डीएम का डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा, और आईसी के राउंड मोमेंट ऑफ ये अदर एक्सिस के राउंड जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं दैट इज आईओ, तो मुझे यही मास का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हमें एक बार ये फॉर्मूला लगा के आईओ की वैल्यू ढूंढनी है, सेम फॉर्मूला लगाकर एक बार आईसी की वैल्यू ढूंढनी है। बच्चों डीएम तो सेम रहेगा, लेकिन क्या दोनों एक्सिस से उस डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है? नहीं, No, sir. Right. sir. No, sir. नहीं। एक बार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस इज सीडी, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, एंड सेकंड एक्सिस की अगर बात करूं तो ओडी बिकम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप बोलेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, परपेंडिकुलर तो ये था, ऐसा है क्या कुछ? नहीं सर। ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, जिसको अपने h बोला और फॉर्मूला में h स्क्वायर बन के आने वाला है। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में जो r स्क्वायर dm हम लेते हैं, तो dm वाला जो मास है यहाँ पर लोकेटेड dm वाला मास, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये है जो रोटेशन करेगा और एक्सिस ये है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट यहाँ ले लूं या यहाँ ले लूं या यहाँ ले लूं, डीएम वाले मास का पॉइंट, तो वहां के साथ अगर एंगल बनाओगे तो 90 बनेगा। अगर डीएम आप यहाँ लो, डीएम यहाँ लोगे तब भी एंगल 90 की बनेगा इस एक्सिस के साथ, क्योंकि हमने आपको कंडीशंस याद दिलाई है कि एक्सिस जो है हमारी दोनों पैरेलल एक्सिस और रिजिड बॉडी को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होना चाहिए, आधा ऊपर आधा नीचे। मतलब एनी पॉइंट इन दिस ऑब्जेक्ट would be making an angle of 90 degree with the axis। ये बात समझ में आ रही है? 3D में इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो पहली एक्सिस है सेंटर ऑफ मास में से जाने वाली, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों CD, और जो दूसरी एक्सिस की हम बात कर रहे हैं जो अदर पॉइंट में से जा रही है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है OD। समझ गए इतना बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपके सामने अब इसका प्रूफ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। फोकस प्रॉपरली। वो सिंपल सा प्रूफ है। अगर आपको कल का प्रूफ आता है, इफ यू हैव अंडरस्टूड द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वेल, तो ये डिफिकल्ट नहीं जाएगा। कल मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि ये प्रूफ डिफिकल्ट है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी किताबें पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेती है और बाद में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेती है। बट अगर किसी भी बच्चे ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थॉरली कर लिया है, तो ये थ्योरम उसके लिए डिफिकल्ट। सर स्क्रीन अटक गई। स्टेटमेंट समझ गया है और आपको एंगल 90 डिग्री के समझ में आ चुके हैं, तो नाउ यू हैव अ वेरी इजी एक्सेस टू सॉल्व दिस। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आप कोऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इस बार आपको पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल जैसी चीजों में कंफ्यूज भी करने की जरूरत नहीं है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द Screen प्रूफ। अटक sir. गई। हां जी, Screen freeze हो गई है. Screen freeze हो गई है, sir. ओके ओके। Can you see the screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वी स्टार्ट विद द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का प्रूफ। और प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आपको ये डायग्राम प्रॉपर्ली ध्यान में रहे। तो हम लोग ने आपके लिए एक रिजिड बॉडी दी है। रिजिड बॉडी का मास कैपिटल M है। एक बार वो पॉइंट O में से रोटेट होगी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक बार उसको पॉइंट C जो कि सेंटर ऑफ मास भी है उसमें से रोटेट करेंगे। ठीक है, और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लेवल भी कर चुके हैं। और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है?
h, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं प्रूफ के लिए, एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास, यहाँ पर हमने वो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास लिया, दिस इज दैट पॉइंट, इसको हम पॉइंट मास भी बोलते हैं, छोटा सा मास होने के वजह से हम उसको डीएम बोलते हैं, डी रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे हजारों लाखों डीएम इसमें लोकेटेड होंगे? यस सर। Yes, sir. तो सारे डीएम्स को अगर मैं एक ही बार में इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे एंटायर मास कैपिटल एम ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यस सर। Yes, sir. इसलिए मल्टीपल टाइम्स मैं ले लेके समेशन करने के मूड में नहीं हूं, मैं इंटीग्रेशन वाले अप्रोच से जाने के मूड में हूं, तो समेशन करने का टाइम मेरा बच जाता है। ओके, तो हमने एक स्मॉल एलिमेंटल मास लिया है जिसकी वैल्यू डीएम है और उसको लोकेट कर दिया एट ए पॉइंट व्हिच इज लेबल्ड एज कैपिटल डी, ठीक है। इसको हमने पॉइंट डी पे लोकेट कर दिया। अब हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन किया, जॉइन ओडी एंड सीडी, मतलब पॉइंट ओ से हमने डी को ज्वाइन किया, पॉइंट सी से हमने डी को ज्वाइन किया, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ओडी और सीडी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे है, Perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड, इफ यू नो दिस, तो अब आपको एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर टू ओसी, ठीक है, व्हिच इज एक्सटेंडेड। ओसी तो इतना ही था बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं कि ओसी को एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके ऊपर डीएन नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब आप सोचते होंगे कि ऐसा परपेंडिकुलर वगैरह डलवा कर क्या फायदा है, इस पे एक्सटेंशन क्यों करना। तो 8th या 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ऐसी ज्योमेट्री देखने का मौका जरूर पड़ा होगा जहां पर आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल होता था व्हिच वाज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम Yes, अप्लाई yes, नहीं sir. होता था। यस सर। बराबर? पाइथागोरस Yes. अप्लाई करने के लिए टीचर्स क्या करते थे कि एक साइड को एक्सटेंड करते थे और फिर वो दूसरे साइड के वर्टेक्स से वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते थे। याद आ रहा है क्या सब कुछ? यस सर। यस सर। Yes, sir. आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं? कितने दो। ट्रायंगल्स हैं और कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं? दो सवाल है। 3 ट्रायंगल है और 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। वेरी करेक्ट, 3 ट्रायंगल्स है। मैं अभी यहाँ से लेबलिंग पढ़ता हूँ, ओ सी डी पहला ट्रायंगल, ओसीडी, सी एन डी दूसरा ट्रायंगल और ओ एन डी तीसरा ट्रायंगल। बराबर? Yes, sir. बरोबर। Yes, sir. यस सर। और इसमें से अगर मैं ये जो सी एन डी वाला ट्रायंगल है तो इसको देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। Yes, sir. उसी Yes, तरह sir. से अगर मैं Yes, पॉइंट sir. ओ से स्टार्ट करूं और ओ एंड डी वाले ट्रायंगल पे फोकस करूं तो दिस बिकम्स द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल। बराबर? यस हाँ सर। सर। तो बच्चों इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? 2। दो. तो इसमें दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हमने कितनी बार बनाया था? एक बार। एक साइड x थी, एक साइड y थी, एक साइड r थी। दो की बात. 2 बार उसमें भी 2 यूज कितनी बार कर रहे थे बेटा अपना कंस्ट्रक्शन में, अपन उसको हाँ। बना के कितनी बार यूज यूज एक ही बार यूज किया। हाँ। एक ही बात. कितनी बार यूज किया? दिस वाज 90 डिग्री, दिस वाज हाइपोटेन्यूज। याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. जब आप एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे तो पाइथागोरस थ्योरम कितनी बार लगा? एक बार इन दैट बार. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और यहाँ पर आपके राइट एंगल ट्रायंगल कितनी बार बन रहे हैं? 2 बार। इसमें तो आपको यहाँ पे 2 दो बार बार. पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो रेडी हो जाइए सबके लिए। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ओ वाले एक्सिस के लिए चाहिए तो लेट अस कॉल दिस एज आई ओ। स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आप मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे मास dm का फ्रॉम द एक्सिस ओडी। OD। OD। IO इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OD या DO स्क्वायर इनटू dm। r स्क्वायर के बदले OD स्क्वायर या DO स्क्वायर लिख दिया। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। व्हाट नेक्स्ट? Number 1. सेम फार्मूला लगाना चाहता हूं फॉर IC, मतलब कि इस बार ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर मास वाले एक्सिस के अराउंड रोटेट करना चाहता हूं यहां पर। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस टाइम? CD। सीडी। CD या DC, whatever you like to say. The moment of inertia about the axis passing to center of mass is IC. It is integration of CD square या DC square into dm. R square करके DC square लिख दिया। Yes, sir. ये समझ गया? इस इक्वेशन को Yes, इक्वेशन sir. नंबर 2 बोलते हैं। तो हमने IO और IC दो Okay. मैथमेटिकल फॉर्मूले पता कर लिए और इसी IO और IC के बीच में हमें एक रिलेशन बनाना है। और अगर ये वाला रिलेशन बना दिया IO और IC के बीच में तो हम बोलेंगे कि हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूव कर दिया। बराबर? Yes, sir. Yes, यस sir. सर।
तो ये IO और IC में रिलेशनशिप बनाने के लिए आप मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मेरे से अच्छा पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है, ऐसा आप पे भरोसा कर लेता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ IO। IO का एक्सप्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर इंटू DM, बराबर? हाँ सर। Yes, sir. I've just copied it down again. IO equal to integration of DO square into DM। बच्चों ये DO का स्क्वायर कैन बी इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर, या Yes, N Yes, sir. और N भी जो भी बोलना चाहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो? हाँ सर। Yes, sir. तो अब मैंने क्या किया, अब देखो बच्चों, DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DO स्क्वायर इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूं मैं? Yes, Yes, sir. sir. DO स्क्वायर इक्वल टू DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा Yes, दिया। sir. तो बच्चों अगर मुझे Yes, sir. इस साइड में इंटीग्रेशन करना है तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Yes, इस साइड sir. में Yes, DM sir. है, देखो इंटीग्रेशन पे ध्यान दो, DM पे ध्यान दो। तो DO स्क्वायर की तरफ अगर मुझे इंटीग्रेशन लगाना है तो मुझे राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. DO के साथ क्या है DM, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में DM से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी मुझे हर एक टर्म को DM से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में बैठी? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. वही काम मैंने यहाँ किया बच्चों। ये इंटीग्रेशन के साइन को मैंने मेंटेन किया है और DO स्क्वायर को रिप्लेस किया DN स्क्वायर और NO स्क्वायर से, और ये DM हमने मेंटेन कर लिया। अब आप चाहो तो इसको एक्सप्रेशन को और ओपन अप कर सकते हैं। पहले यहाँ तक की स्टेप समझी क्या, बोल दो मुझे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। इफ दिस इज क्लियर, इसके आगे की स्टेप भी समझ में आएगी। दिस इज DN स्क्वायर और ये NO के ऊपर फोकस करो। व्हाट इज NO इक्वल टू? NO, दिस मच लेंथ इज NO। OC plus क्या मैं बोल PN. दूं कि NO जो लेंथ है वो दो लेंथ का एडिशन है, CO Yes, लेंथ sir. प्लस NC लेंथ। Yes, sir. Yes, sir. CO लेंथ इधर रहा, NC लेंथ इधर रहा, इन दोनों लेंथ्स का एडिशन इज NO। Yes, sir. Yes, sir. आए ना? तो कीपिंग दिस आइडिया हाँ इन सर। माइंड फ्रॉम द डायग्राम, मैंने NO स्क्वायर को रिप्लेस किया है CO प्लस NC का होल स्क्वायर। NO इज इक्वल्स टू CO प्लस NC। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करूंगा तो मुझे राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes. तो Yes, NO sir. स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय CO प्लस NC का होल स्क्वायर। अब आपको थोड़ी सी अलजेब्रा आनी चाहिए। व्हाट इज A प्लस B द होल स्क्वायर इक्वल टू? A A square plus B square plus 2AB. plus B square. A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ऐसा कुछ याद B आता है? square. Yes, sir. हाँ सर। Yes. Yes, सब sir. टीचर्स टीच दिस वे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो भी आपको कंफर्टेबल है ऐसा लिख लो या उनके बताए तरीके से लिख लो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि एक्सप्रेशन सही है। वी डोंट बॉदर। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समबडी प्रॉम्प्टेड इट आउट कि ऐसा लिखना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, चॉइस इज योर्स। मीनिंग जब तक सेम है तब तक सब चलता है। बच्चों अगर A प्लस बी द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो इसको आप समझो A प्लस B द होल स्क्वायर टाइप एक्सप्रेशन। हाँ Yes, सर। sir. तो अब ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने मेंटेन किया, DN स्क्वायर को मेंटेन किया, इस प्लस को मैंने मेंटेन किया यहाँ पर। अब A प्लस B द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना रह गया है हमारा। ठीक है, आगे में DN। समझा है क्या क्या किया मैंने? समझा हाँ सर. सर। Yes, sir. A प्लस B द होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक समझा है, सर। Yes, sir. फाइन। अब मेरे पास इस पूरे ब्रैकेट पे ध्यान देना है। ब्रैकेट यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक है, और DM सभी के लिए कॉमन मल्टीप्लिकेशन में है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इंटीग्रेशन और DM सभी को स्प्लिट करना चाह रहा हूं। तो मेरे एक्सप्रेशन में मैंने अगर पहला टर्म लिया तो मैंने उसको भी इंटीग्रेट करना है और DM इसको भी देना है आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब इसके आगे अगर मैं ये CO को इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ CO स्क्वायर इनटू DM आएगा, DM इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर ये 2 टाइम्स NC इंटू CO के साथ भी इंटीग्रेशन और DM आएगा। 2 टाइम्स NC इंटू CO, उसके साथ भी DM आएगा। Yes, sir. और अब बताओ क्या Yes, sir. मिसिंग है? क्या मिसिंग है, जल्दी से बताओ। सर दो चीज मिसिंग है और दो, एक मिनट।
देखो मैंने तो बाकायदा अंडरलाइन कर करके दिया है, जल्दी कैच में आना चाहिए आपके। तो वो डीसी के हमने डीएन और डीएन नहीं दिख रहा। एनसी मिसिंग है, एनसी स्क्वायर एनसी एनसी स्क्वायर और एनसी स्क्वायर वाला डीएन। टर्म मिसिंग है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एनसी स्क्वायर इनटू डीएम। समझे कि क्या कर रहा हूँ? ये एनसी स्क्वायर जो टर्म मिसिंग है, यस सर ठीक है, उसको भी इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, उसको भी डीएम देना पड़ेगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एनसी स्क्वायर डीएम दैट वाज मिसिंग इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, यस सर ये आया ना? तो ये पहले टर्म को दे दिया इंटीग्रेशन और डीएम, दूसरे टर्म को भी दे दिया इंटीग्रेशन और डीएम, तीसरे टर्म को भी दे दिया इंटीग्रेशन और डीएम, और चौथे टर्म को भी दे दिया इंटीग्रेशन और डीएम। नहीं समझा तो फिर से रिफ्रेश करो इतने पार्ट को। कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4, बराबर। सर Yes, sir. डीएन तो डीसी पहला बन टर्म गया, है डीएन कहाँ रहेगा अपना? डीएन डीसी बन गया सर डायरेक्ट। डीएन और हाँ, डीएन DC स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर DN इक्वल टू square। डीसी स्क्वायर हो गया। ये दो चीजों को अपन ने क्लब कर दिया पहले, लेकिन मैं जो स्टेप बता रहा था वो समझा है कि ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हाँ सर वो Yes, समझ sir. गया। समझ गया, वो समझ गया। ये समझा था ना? आपको पहले हम्म। इंटीग्रेशन सभी टर्म्स में स्प्लिट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पहले हमारे पास है डीएन, में यहाँ लिखते चलता हूँ डीएन स्क्वायर इंटू डीएम, प्लस ये सेकंड टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ एनसी स्क्वायर इंटू डीएम। ठीक है, फिर थर्ड टर्म है 2nc इंटू सीओ, इसको भी डीएम, और चौथा टर्म क्या है आपके पास? सीओ स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीओ स्क्वायर इंटू डीएम। यहाँ तक समझा क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर समझा। हाँ, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देना आवश्यक है। सी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, सॉरी एन डी स्क्वायर क्या होता है? डीसी स्क्वायर। सीडी स्क्वायर सीडी स्क्वायर। सीडी बोल दो डीसी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगेगा सी एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर पे। हाँ हाँ सर लगेगा। हाँ सर। यस सर स्क्रीन क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ सर क्लियर यस है। सर Fine. तो अगर मेरे को ये समझता है कि सी एन स्क्वायर, तो व्हाट वेयर इज सी एन स्क्वायर? हियर इट इज सी एन स्क्वायर या एनसी स्क्वायर। फिर एन डी स्क्वायर, दिस इज एन डी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो रहा? सीडी स्क्वायर। सीडी स्क्वायर सीडी स्क्वायर। तो बच्चों मैंने इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस करना है एज इंटीग्रेशन ऑफ सीडी स्क्वायर डीएम या डीसी स्क्वायर डीएम। ये समझ में आ गई? यस। यस सर अब बाकी के दो टर्म्स कौन से बचे? ये दो टर्म मिलाकर तो एक हो गया बाय अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर द सेकंड टाइम। यहाँ पर एक बार पाइथागोरस लगाया था आपने डीओ के बदले, सॉरी डीओ के बदले नहीं, क्या था उतना, ओ एन के बदले। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे दूसरी बार पाइथागोरस लग रहा है, डीएन स्क्वायर प्लस एनसी स्क्वायर इक्वल टू सीडी स्क्वायर। ये सेकंड टाइम पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, तो ये दो टर्म मिलाकर एक टर्म हो गया। इस टर्म को मैंने एज इट इज कॉपी किया, इस टर्म को भी एज इट इज कॉपी किया। यहाँ तक समझा क्या? बोलो। यस सर। यस सर Yes, sir. ठीक है, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, इसके बाद का काम बहुत ज्यादा आसान है। वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश ऑफ आवर प्रूफ। ओके, यहां पर थोड़ा सा आप अटेंटिव हो जाना। ये जो डीसी स्क्वायर इंटू डीएम जो था वो किसके बराबर? इंटीग्रेशन डीसी स्क्वायर इंटू डीएम, आईसी। आईसी इंटीग्रेशन डीसी स्क्वायर इंटू डीएम किसके बराबर है? आईसी के बराबर। आईसी लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है वो याद है ना? लेफ्ट साइड में हम लोग आई ओ के साथ चल रहे हैं। I0। आई जीरो नहीं, आई ओ। वो पॉइंट का नाम ओ Yes, है, sir. जीरो नहीं है। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम आई ओ कर रहे हैं। Yes, sir. राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ डीसी स्क्वायर डीएम क्या है? तो दैट बिकम्स आईसी, है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर अब थोड़ा सा और अलर्ट हो जाओ। क्या 2 एक कांस्टेंट टर्म है? यस यस सर। सर तो उसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर ला सकता हूं, है ना? तो इसको हाँ, मैंने sir. कांस्टेंट Yes, sir. को बाहर निकाल, व्हाट इज सीओ इक्वल टू? डायग्राम में देखो H. सीओ किसके बराबर है? एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू एक्सिस। अब मुझे बताओ कि अगर ये बॉडी रिजिड है तो ओ और सी के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा होगा क्या? नहीं सर नहीं। उतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट डिस्टेंस हुआ कि वेरिएबल डिस्टेंस हुआ? कांस्टेंट कांस्टेंट डिस्टेंस। तो बच्चों सीओ को भी बाहर निकालूंगा इंटीग्रेशन के बाद, तो h1 के बाहर आ जाएंगे, तो 2 को भी मैंने बाहर निकाला, सीओ को h बना के बाहर निकाला, तो सिंबल्स के अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ nc into dm। ये समझा क्या? Yes, sir. यस यस सर सर। 2 और सीओ को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, co is equals to h, तो उसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। अब अंदर में से 2 और co गया तो बचा सिर्फ nc और dm, इंटीग्रेशन ऑफ nc into dm। और अभी अभी आपने बताया कि co is equals to h, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ co स्क्वायर into dm था। co तो कांस्टेंट है यानी कि h कांस्टेंट है,
तो CO square would become H square, वो बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dm। इंटीग्रेशन दिया। Yes, sir. यस सर। सबको समझ लगा क्या? यस सर। जिन बच्चों को मैथ सब्जेक्ट नहीं होना ध्यान रखना, हमेशा कांस्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर निकालते हैं, दैट्स अ इंटरनेशनल रूल। कांस्टेंट सब इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाते हैं। अब थोड़ी सी आर्गुमेंट आपको याद आनी चाहिए। dc स्क्वायर इनटू dm का इंटीग्रेशन इज ic और इंटीग्रेशन ऑफ dm इज m। याद है क्या ये बात? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब अगर मुझे ये पता है कि dc स्क्वायर इनटू dm का इंटीग्रेशन ic होता है, तो मैं इसको ic से रिप्लेस कर सकता हूं। यस सर। dm के Yes, sir. इंटीग्रेशन को m से रिप्लेस कर सकता हूं। तो मेरे पास का Yes, एक्सप्रेशन sir. क्या बना बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में io, ये चल रहा है io लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dc स्क्वायर dm के बदले ic, आई सी। ये वाला IC. टर्म एक बार मैं पहले लिख लेता हूं, h स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ M. dm बिकम्स m यस यस सर। सर। Yes, sir. प्लस 2 टाइम्स h इनटू इंटीग्रेशन ऑफ nc इनटू dm। ये वाला टर्म जो छूट गया वो मैंने अभी पीछे से लिख लिया। यस अरे सर। समझ रहा है Yes, sir. समझ रहा सर। हमें एक आर्गुमेंट देनी है। समझ आर्गुमेंट रहा क्या है समझ लो बच्चों। जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द O पॉइंट लिया, तो आपने OD स्क्वायर इनटू dm किया, और जिस पॉइंट OD स्क्वायर पे आप जा रहे थे वहां पे dm लोकेटेड था। जब आप IC ले रहे थे तो आपने CD स्क्वायर इनटू dm किया, और CD स्क्वायर इनटू dm करते हैं dm उस पॉइंट पे लोकेटेड था। लेकिन यहाँ पे अब आ रहा है NC इनटू dm। क्या NC पॉइंट में कहीं dm लोकेटेड है एज पर आवर नहीं। No, sir. No, sir. नो तो सर। मतलब ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है। दिस एक्सप्रेशन इज अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। इसकी कोई वैल्यू कैलकुलेबल नहीं है, क्योंकि ना n पे ना c पे हमारा dm लोकेटेड ही नहीं है। जबकि जब हम OD स्क्वायर dm करते थे तो वहां dm लोकेटेड था, OD स्क्वायर dm। फिर जब हमने DC स्क्वायर इनटू dm किया तो वहां पे dm लोकेटेड था। लेकिन जब मेरे को NC इनटू dm करना पड़ता है, ठीक है, मैथमेटिकली तो आ गया, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास यहाँ या वहां पे कोई dm है नहीं। हमारा dm तो पॉइंट D पे लोकेटेड है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो हम इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू को 0 पकड़ लेते हैं। इस मीनिंगलेस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 पकड़ेंगे। ये समझा गया? Yes, sir. यस सर। तो अगर इसको इंटीग्रेशन ऑफ NC इनटू dm को 0 पकड़ूंगा तो इनटू ट्वाइस h भी तो है ना। सर जीरो वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू 2h into 0 would be 2h into 0 would be Zero. मेरे पास एक्सप्रेशन इतना ही बचा है। यस हाँ, सर। sir. यस सर। और से देखो, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, इसको आगे पीछे अरेंज कर दो, ये MH स्क्वायर। यस सर। Yes, sir. ये हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ NC इनटू dm है, ठीक है, वो 0 है। तो यहाँ पर वो जो 2h इंटीग्रेशन ऑफ NC इनटू dm जो था, ये वाले पार्ट को हमने 0 इनटू 2h को गायब कर दिया पूरा, और h स्क्वायर m को mh स्क्वायर लिख दिया। ये हमारे पास फाइनल मैथमेटिकल फॉर्मूला रह गया है फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Fine. So if you remember this, so we have concluded the theorem of parallel axis. So if you permit me, तो मैं आपको अब एक छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ये है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को दो बार लिखकर मुझे मैसेज करना। कल के होमवर्क को कुछ 10-12 लोगों ने सीरियसली लिया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। नॉट एन इशू, क्योंकि आपकी जितनी मेहनत का इनपुट रहेगा उतना ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप नमक डालेंगे और आपको शक्कर का आउटपुट मिल जाएगा। शक्कर डालोगे तो ही शक्कर का आउटपुट मिलेगा, और शहद डालोगे तो शहद का आउटपुट मिलेगा। तो रिक्वेस्ट हर बच्चे से है कि होमवर्क बोले तो करना चाहिए, विदाउट सोचिंग कि व्हाट इज इफ एंड व्हाट इज व्हाट व्हाई शैल आई डू, मैं बाद में देख लूंगा। टालम टोल की आदत प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाती है, उससे बचो। ठीक है, इफ यू आर गिवन सम होमवर्क प्लीज डू दैट। अभी मैं नया होमवर्क दे रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको कम से कम 2 बार लिखना है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स आप ले लो। ये पहला पेज, अब आपके नोट्स में से भी देखकर लिख सकते हैं। ले लिया? Yes, sir. दिस इज द नेक्स्ट पेज। अच्छा, होमवर्क में कुछ बच्चे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना बंद कर दिए, डायरेक्ट प्रूफ दिए। वो कंजूसी मत करो, बिना स्टेटमेंट के प्रूफ कहां से आएगा? पहले स्टेटमेंट देना कंपलसरी है। ये जो स्टेटमेंट था दोगे तभी तो उसका प्रूफ करोगे ना। ठीक है, अगला स्लाइड का ले लो स्क्रीनशॉट।
इसमें एक मिस्टेक था, यहाँ पे अपना ब्रैकेट क्लोज नहीं था, मैं आपको बता दूं फिर स्क्रीनशॉट लो इसका। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं था, अब ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये आखिरी पेज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कंपल्शन नहीं है किसी को भी, लेकिन जिसको मेहनत करना है वो जरूर लिखे। नो बाइंडिंग्स, मैं बोलूंगा नहीं कि आपने क्यों नहीं किया या आपने क्यों किया करके। हाँ। सर 2 बार। हाँ, 2 बार लिखना है। वैसे तो Okay, sir. मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने इसको 50 टाइम्स लिखा था टू डेवलप माय कॉन्फिडेंस विद स्पीड। ठीक है, एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में हमने हमेशा देखा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में से एक थ्योरम डेफिनेटली पूछते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स वेटेज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम अक्सर पूछा जाता है, दो में से कोई एक आएगा। यानी आप समझ के चल लो कि अगर 10 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स हो रहा है, ठीक है, 10 टाइम्स अगर बोर्ड एग्जाम्स हो रहा है तो 9 टाइम्स में से आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आया ही होगा। एक आध बार की एग्जाम भी ऐसी जाएंगी जिसमें कोई थ्योरम नहीं आएगा, तो ऐसा उसी थ्योरम के ऊपर में न्यूमेरिकल आ जाएगा। दिस वुड बी द 10th एग्जाम। अगर थ्योरम नहीं पूछा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद भी इफ यू विश टू निग्लेक्ट, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो मैंने उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस बता दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो खतरनाक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ढेर सारे स्टैंडर्ड एक्सिस के फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे अगर, तो बढ़िया है। अब जो मैं इसके आगे बताऊंगा वो आपको आसानी से समझेगा, और समझ में आया तो फिर मैं एसोसिएटेड असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो मैं सिखाऊंगा उसमें जो असाइनमेंट्स दूंगा वो हर बच्चे को करना है, वेदर उसको बोर्ड देना है या जेडब्ल्यू नीट देना है, सभी बच्चों को इसके आगे की असाइनमेंट कंपलसरी करनी रहेगी। जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, वहां पे इफ एंड बट मत करना, वो भी कई बार 2-2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस बनके एग्जाम्स में आते रहते हैं। एनीवेज, शैल आई प्रोसीड फर्दर? Yes, Yeah, sir. you should. ठीक, तो बच्चों हम लोग अब आ गए हैं कंसेप्ट की तरफ, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको याद होगा मैंने बोलता थ्योरम एक ऐसी चीज होती है जिसको एक बार हम प्रूव कर ले, इसको अलग अलग सिचुएशंस में, सिमिलर सिचुएशंस में हम अप्लाई कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? हाँ सर। Yes, sir. तो जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने स्कूल डेज में पढ़ा था, वो राइट एंगल ट्रायंगल अभी आपको नहीं आ रहा, बट सम डिफरेंट सिचुएशंस में राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो। उसी तरह से अगर कॉन्सेप्ट में जो कंडीशंस है वो ओबे हो रही है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे, लेकिन शर्त है कि जो कंडीशंस है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यू आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई दोस थ्योरम्स ऑन दैट गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों थिन यूनिफॉर्म रॉड के साथ। वी आर स्टार्टिंग विद थिन यूनिफॉर्म रॉड। अब दिक्कत यह है कि थिन बोले तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन लोगों को फिर ड्राइंग समझ में नहीं आती, इसलिए हम इसको एक थिकनेस दिखा रहे हैं फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इतना थिकनेस नहीं रहता उसमें, इसे समझने के। थिकनेस बोले तो नेग्लिजिबल रहता, जैसे कि मेरे इस ड्राइंग में। तो आप चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझने में डिफिकल्टी है तो आप थोड़ा सा मोटा बना सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इट इज थिन, इट इज एक्चुअली थिन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे बैक्टीरिया आंखों से समझ नहीं आता तो माइक्रोस्कोप में देख के जूम करके बड़ा बनाते हैं ना आप लोग बायोलॉजी के डायग्राम्स में, बस वैसे ही है, मैंने इसको जूम कर लिया और बड़ा बना दिया, इसलिए मोटा दिख रहा। समझा क्या बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. दिस इज अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। व्हाट डू यू मीन यूनिफॉर्म? बच्चों अगर आप थिकनेस यहाँ पे गिनोगे, से इट इज 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर भी थिकनेस 1 मिलीमीटर होगा, यहाँ पर भी थिकनेस 1 मिलीमीटर। एवरीवेयर यू मेजर द थिकनेस एंड इट शुड बी 1 मिलीमीटर प्रिसाइज। अगर एक जगह उतना है तो हर जगह उतना ही रहेगा, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से मतलब है यूनिफॉर्म इन थिकनेस, कहीं मोटा रॉड हो गया कहीं पतला रॉड हो गया, ऐसा नहीं। यानी अगर मैं ऐसा दिखाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पतला चल रहा है कहीं मोटा हो रहा है कहीं पतला चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखूंगा तो मुझे थिकनेस हर जगह पे एक जैसी दिखनी चाहिए, दैट इज मेंट बाय द वर्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब आपको मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में रॉड भी बताया था, एंड आई टोल्ड यू कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से, रॉड के सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस जाती है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? डू यू रिमेंबर दैट? 1/12 of mr square, ml आर तो square, रहता है रॉड में, वेयर इज आर? L, ये L, तो चीज बहुत प्रिसाइज एल। प्रीवियस एपिसोड को याद करो, रॉड किस तरह का ऑब्जेक्ट है? थिन यूनिफॉर्म रॉड 1D 2D और 3D? 1D। 1D, वेरी करेक्ट। इसको कर्वेचर
इसमें कर्वेचर आ रहा है कि लेंथ आ रहा है? लेंथ आ आ रही रही है। है। तो फिर एम एल स्क्वायर होगा इंस्टेड ऑफ एम आर स्क्वायर। अगर रिंग है, डिस्क है, उसमें कर्वेचर आते हैं तो उसमें रेडियस की बात आएगी। रॉड में कोई कर्वेचर नहीं है तो उसमें लेंथ की बात आएगी। ठीक है, तो 1/12 लिख दो या सीधे सीधे ml स्क्वायर बाय 12 लिख दो। 1/12 ml स्क्वायर या ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको। ये डिफॉल्ट फॉर्मूले है जो विदाउट इंटीग्रेशन हमने आपको याद करने के लिए बोले थे। हर एक चीज को इंटीग्रेशन बेस पे एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, बट दैट इज प्योरली क्लरिकल जॉब, ना तो बोर्ड्स के काम का है ना एंट्रेंस के काम का। इसलिए सिलेबस वालों ने उसको डिलीट कर दिया और एक्सपेक्ट किया कि आप उसको डायरेक्टली याद कर लो। यहां से एक्चुअल फिजिक्स शुरू हो रही है इसके बाद। ठीक है, तो यू नो दिस कि अगर मेरे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है, एक्सिस के सेंटर ऑफ मास में से जा रही है और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है। ठीक है, तो ये एक्सिस मेरे सेंटर में से जा रही है। अब चूंकि वो सेंटर में से जा रही है तो मैंने इसको I के बदले अब IC बोल दिया, चलेगा क्या? हाँ सर। और इसकी Yes, sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, यस Yes, सर। sir. फाइन। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, इसके बाद की स्टोरी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस एक्सिस के पैरेलल आपको एक एक्सिस दी जा रही है जो रॉड के वन ऑफ द एज से जा रही है। वन ऑफ द एज। अब वन ऑफ द एज आप लेफ्ट साइड में ले लो या राइट साइड में ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस तो सेंटर से जा रही है ना, तो इधर जितनी लेंथ होगी उधर भी उतनी लेंथ होगी। तो जो हाल रॉड का इधर हो रहा है वही रॉड का हाल उधर हो रहा है। इस साइड के एज पे एक्सिस बना लो, ये उधर में, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, मैंने इधर ले लिया। तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेंगे कि वो आईसी ले लो या इसको आईओ ले लो। उन्होंने बोला कि मुझे रॉड के वन ऑफ द एज से एक एक्सिस जा रही है और ये एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। बच्चों, अगर ऐसा सवाल आ गया तो एक तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प होना, आपने रट के रख लिया होगा तो बहुत ही बढ़िया। जब एमसीक्यूज क्रैक करते हैं ना बहुत बच्चों को, तो याद ही हो जाता है बाय डिफॉल्ट, मल्टीपल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते करते। और नहीं तो फिर पहली बार कर रहे हो ना अभी, तो अब आपको डेरिवेशन से समझना चाहिए। और जैसे उसने बोला कि भैया मेरे को वन ऑफ द एज से चाहिए, तो मेरे ख्याल में आ रहा कि दैट इज अदर पॉइंट हो। अब मेरी थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गई। फिर मुझे मालूम है कि एक्सिस अगर सेंटर से जाती है परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो मेरे पास फॉर्मूला उसका ml स्क्वायर बाय 12 है। तो मैंने उसको I को लिख के IC लेबल कर दिया। फिर मेरे समझ में आ रहा कि दोनों पैरेलल एक्सिस हो गई भैया। ये मुझे पता है गिवन और ये टू फाइंड है, IO का वैल्यू ढूंढो बोलता हूं। तो मेरे को पैरेलल एक्सिस में लगाना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस में लगाना चाहिए? जल्दी बोलो। पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस सर, ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, बराबर? हाँ सर। तो पैरेलल एक्सिस हम क्या कहता है? IO इक्वल टू IC प्लस IC plus MH square. MX स्क्वायर। वेरी गुड, IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो बच्चों, डू यू नो द वैल्यू ऑफ IC? यस सर। Yes, Let sir. the mass of the rod be capital N, ठीक है? And then you need to know what is H. तो H L by मतलब 2. दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, यस sir. सर। Do you remember Yes, sir. कि rod has a length which was called L? रॉड की लेंथ को हम L बोलते हैं। यस Yes, सर। sir. तो सेंट्रल मास से रॉड के वन ऑफ द एज तक जाऊंगा तो वो हो गया मेरा H एंड दैट इज इक्वल्स टू L/2। ये समझता क्या? अगर ये रॉड 10 Yes, sir. सेंटीमीटर का है तो सेंटर ऑफ मास 5 सेंटीमीटर पे लोकेटेड होगा H से। तो भैया 5 सेंटीमीटर वुड बी हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी अगर ओरिजिनल लेंथ इज L तो H जो कि दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, दैट वुड बी H/2, सॉरी L/2। यस सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर। So Yes. now I have IO to be determined and I have the idea of theorem IO equal to IC plus MH square। तो मुझे पहले बताओ कि ये भले मैंने ऐसा आधा तेरा इरेगुलर शेप ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बट थ्योरम वहां पे सीखने के बाद क्या बोला कि अगर मुझे पैरेलल एक्सिस की सारी कंडीशंस मिल जाए तो मैं उसे अप्लाई कर सकता हूं। तो मुझे यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस मिल रही है क्या? यस सर। Yes, sir. उसमें से एक एक्सिस सेंटर मास से जाती है क्या? यस सर जाती है। हाँ sir. ठीक है, दोनों बीच में सेपरेशन का डिस्टेंस है क्या? यस सर। हाँ है sir. Yes, sir. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकता है क्या? हमने क्या बोला था बिल्कुल कि लग सकता है, एनी sir. ऑब्जेक्ट पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता है, तो एनी ऑब्जेक्ट पर रॉड भी आ जाएगा। यहाँ पे प्लेन हाँ, लैमिना का sir. कंपल्शन नहीं है, Sir. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में प्लेन लैमिना का कंपल्शन था। ठीक है, तो अब चूंकि सारी कंडीशंस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के फिट होती है, इसलिए मैं इसको अप्लाई करूंगा। और IC मुझे मेरे मेमोरी से पता होना चाहिए, दैट इज ml स्क्वायर बाय 12 या 1/12 ml स्क्वायर, व्हाटएवर यू से।
m is the mass of the rod and h which is half the distance of length, hence it is L by 2. इसको सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा. Here we are IC equals to ml square by 12. पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से लगाऊं तो I equal to IC plus mh square. ठीक है, and h is equals to L by 2. h is equals to L by 2. L by 2. So since h is equals to L by 2, since h is equals to L by 2, तो I equal to IC का वैल्यू है ml square by 12. mh square के बदले m L by 2 का होल स्क्वायर. बच्चों होल स्क्वायर करना मत भूलना, यानी न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर. तो L का स्क्वायर हुआ L स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हुआ 4. यस फिर समझा क्या? Yes. Sir. Yes, sir. हाँ यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के तरीके होने चाहिए. यस सर. तो आपको एलसीएम वाला Yes. तरीका पसंद तो ऐसा करो, नहीं तो मेरे पास एक तरीका है. अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो इसका डिनोमिनेटर क्या बनता है 12. 12. और यहाँ पर भी 12 है. तो जानबूझ के ऐसा Correct. फैक्टर ढूंढ के लाया ताकि दोनों डिनोमिनेटर कॉमन बन जाए, मैं इकट्ठा कॉमन लिख सकूंगा. यस. Yes, sir. Yes, sir. And this is 1 times ml square and this is 3 times ml square, so that becomes now 4 times ml square. डायरेक्ट समझे क्या? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अगर आप सिंपलीफाई करें तो दिस इज 4 1s are 4 3s are, फाइनल Threes फॉर्मूला are. is ml square by 3 या 1 by 3 Yes, ml sir. square. Yes, sir. यस सर. तो ये वाला तरीका ठीक था. और एक तरीका रहता, आपको स्कूल टीचर्स ने एलसीएम सिखाया था, तो ml square by 12 कॉमन, सॉरी ml square कॉमन निकलेगा, तो आई हैव 1 by 12 plus 1 by 4 ml square कॉमन. दिस इज योर मैथ्स टीचर्स अप्रोच. फिर दे टेल यू Yes, बच्चों 12 के फैक्टर बनाओ, तो 12 का फैक्टर होता है 2 into 2 4 4 3 are 12. फिर 4 के फैक्टर बनाओ तो देन यू मेक इट 2 into 2. फिर एलसीएम कैसे लेते हो, तो ये जो कॉमन टर्म्स है उसको एक ही बार रिपीट करते और अनकॉमन टर्म को भी ले लेते. तो एलसीएम क्या आता बच्चों आपका 2 to the 4 4 3 are 12. देन यू राइट समथिंग 12 हियर. फिर इस 12 को इस 12 से डिवाइड करते एंड देन यू गेट 1. दैट 1 into this one is 1. फिर ये साइन प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस. फिर क्या करते हो, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. 12 by 4 is 3. That 3 into this one is 3 and then you have common ml square and 3 plus 1 is 4 and that is divided by 12 ml square. Then it is 4 1s are 4 3s are, then ml square by 3. So this is the traditional mathematics of taking LCM, or else you might have learned my method also of adjusting the LCM. Sir, इसकी बच्चे दिखाते स्कूल में. हाँ? क्या बोले बेटा? I can't hear you. क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ सर. रही है, sir. आ रही है सर. यस सर. हाँ ठीक है. तो आपको अगर ये एडजस्टमेंट वाला मेथड समझा होगा कि मैंने एलसीएम को डायरेक्टली एडजस्ट कर दिया तो न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो कॉमन एलसीएम 12 नहीं हो गया और न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड होके 4 हो गया और आप इसको फिर इमीडिएटली यहाँ लिख सकते हैं. ये एडजस्टमेंट वाली मेथड ध्यान रखना, इट सेव्स योर टाइम. क्योंकि हमें बोर्ड के पेपर्स में भी इतना ही दिखाने से मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स पेपर जिसमें मेरे को उतनी सारी एक्स्ट्रा स्टेप्स दिखानी पड़े. तो जब एडजस्टमेंट से काम फास्ट हो सकता है तो एक्स्ट्रा मैथमेटिकल स्टेप्स में टाइम पास करके आप सिर्फ पेपर को इनकम्प्लीट छूटने की तरफ ले जा रहे हो. जल्दी निपटाना है पेपर तो फिर टेक्निक्स पता होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा वैसे रॉड का ये वाला पार्ट समझ गया ना? हाँ सर. Yes, sir. एक असाइनमेंट दे दूं यहाँ पे. यस Yes, सर. sir. दिस इज अ थिन यूनिफॉर्म रॉड. मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट ए एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच इज, एक्सिस कैसी है, मिडवे बिटवीन एज and center and perpendicular to length of rod. इस डिस्क्रिप्शन को ड्राइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए चाहिए एक ऐसी एक्सिस पे जो एक्सिस कहां से गुजर रही होगी, मिडवे बिटवीन द एज एंड सेंटर ऑफ द रॉड. ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड. यस सर. समझ गया. स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का.
क्वेश्चन पूरा हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सेस ड्रॉ कर पाओगे? हाँ सर। इसमें से पहचानने वाले शब्द कौन से जिनको डिफिकल्ट है इंग्लिश, उनके लिए मदद कर रहा हूँ। एज और सेंटर, ये हो गया एज, ये हो गया सेंटर, ये वर्ड्स तो पहचानते हो? Yes, अरे sir. एज और सेंटर ये वर्ड पहचानते क्या? Yes, sir. अब मिडवे मतलब क्या होता है? उनके बीच में। बीच का। मिडवे मतलब आधा दोनों रास्ता, point मिड यानी बीच में। तो ये सेंटर है, ये एज है, मिडवे बोले तो यहाँ पे आएगा उसके बीच में। यहां तक ये पॉइंट को लोकेट कर पाए, मिडवे बिटवीन एज एंड सेंटर। और एक्सिस कैसी चाहिए? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, ये रही लेंथ ऑफ द रॉड, तो एक्सिस इसको यहां से जाते हुए परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। आपको तो ये समझ रहा है ये पॉइंट सेंटर है, तो इसको अदर पॉइंट वो बोल दो ना, जरूर थोड़ी कि यही अदर पॉइंट रहेगा। अदर पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास। शब्द याद है मेरे? यस सर याद है। Yes, sir. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है कि mv²/12? यस सर। सर। Yes, sir. रॉड का मास है और दोनों एक्सिस के बीच का h निकाल लेना। ये आपकी मेहनत है h निकालना, यहाँ पे मैं हिंट तो नहीं दूंगा, कॉमन सेंस लॉजिक है। अब मेरे को बात बोलो, अपने अपने सोल्यूशन में करके मुझे व्हाट्सएप करना। ओके सर। ठीक है, h की वैल्यू क्या है उसको सही पकड़ेंगे तो फिर थ्योरम तो लगाना बड़ा आसान है। ठीक है, सिर्फ h की वैल्यू यहाँ पे बदल जाएगी। पूरी ठीक है, रॉड बिल्कुल की prompt लेंथ नहीं एच है करना ना है, सर? दूसरे से share नहीं करना। मैंने भरपूर मदद कर दी आपके आंसर निकालने के लिए, बहुत क्लू दे दिए। ठीक है, एक्सेस लोकेट हो गई ना आपसे? यस सर। हाँ, तो ये असाइनमेंट करना और खाना खाने के पहले, ठीक है, मुझे सबमिट करना 8:30 बजे के पहले। वो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो रात में आराम से करना। जो पैरालिसिस थ्योरम को मैंने 2-2 बार लिखने के लिए बोला है, वो जिन बच्चों को भी लिखना है आराम से करो। ठीक है, लेकिन जितने भी असाइनमेंट्स अभी एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ, इमीडिएटली आफ्टर द क्लासेस ओवर फटाफट निपटाना। और मुझे रात के 8:30 के पहले जो मैसेजेस आएंगे उनको मैं देखूंगा। बाद में वो आप डिस्क्रिप्शन वाला पैरालिसिस थ्योरम आराम से देते रहना मुझे, वो आप मुझे लेट नाइट लिख कर भी कल सुबह के पहले दे देंगे, चलेगा। फाइन। अब मैं एप्लीकेशंस को और आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। बोर तो नहीं होगे ना कि रुकना है? नहीं सर। नो सर, बोर नहीं हुए। चल सकते हैं। ठीक है, तो इस बार ऑब्जेक्ट बदल दिया। इस बार हमने लिया थिन यूनिफॉर्म डिस्क। ऑब्जेक्ट कैसा लिया? थिन यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, तो दिस इज अ डिस्क। यहां से एक्सिस उसके परपेंडिकुलर जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है क्या आपको? यस सर। mr²/2। अच्छा, रिंग अगर रहता, यहाँ पे अगर रिंग रहता तो फिर यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता? mr²। वेरी गुड। रिंग के केस में दिस वुड बी mr², लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्क है तो इट इज mr²/2। ठीक है बच्चों, ये हमने सीख के रखा है कि अगर एक्सिस रिंग के सेंटर से जाती है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सॉरी रिंग में डिस्क और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क रहती है, तो फार्मूला बिकम्स mr²/2। ये हमें पता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन से आपको mi ढूंढना है अबाउट ए टेंजेंट। टेंजेंट समझता है? यस Yes, सर। sir. Yes, सर्कुलर sir. चीज को कोई एक पॉइंट पे टच करके जाए टच। तो सच अ लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। यस ठीक सर। है? यस सर। mi about a tangent passing through its ring। ring मतलब एज, एज मतलब कॉर्नर। ठीक है, पेरीफेरी, सर्कमफ्रेंस। इस केस में मैं सर्कमफ्रेंस Yes, sir. बोल सकता हूं, ये गोल चीज है। mi about a tangent passing through its ring and perpendicular to its plane। मतलब अब देखो, ये इसको आप रिंग समझ लो, मेरे हाथ, सॉरी रिंग नहीं, क्या है, डिस्क। मेरे हाथ को आप डिस्क समझ लो। ठीक है, डिस्क के सेंटर में से एक्सिस जा रही है, ये मुझे पता है। इन क्वेश्चन में उसने इसके बारे में बात नहीं किया, उसने बोला कि इसके एच से भी एक एक्सिस जा रही है। ये तो मुझे पता है, वो आपको एग्जाम में याद खुद ही रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि भाई एच से अगर एक्सिस जाती है, मतलब उसको एक पॉइंट पे टच करके जा रही, तो क्या हुआ? टेंजेंट, जो उसके रिंग से जा रही है। लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखो बच्चों, अगर ये मेरा रिंग है, दिस इज रिंग, तो मैं दो तरह से टेंजेंट बना सकता हूं। एक टेंजेंट ऐसा है जो इस रिंग के प्लेन में पैरेलल हो गया, ये रिंग का प्लेन है और ये भी उसी प्लेन में रखा दिया मैंने, देखो उसी प्लेन में। और एक ऐसा हो सकता है कि मैंने रिम ऐसा रखा, ये जो हमारा डिस्क ऐसा रखा, तो अब ये एक्सिस कैसी हो गई? इसके प्लेन को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि उसने परपेंडिकुलर बोला कि पैरेलल। 90 degree. बच्चों यहाँ पे उसने बोला कि मेरी जो Perpendicular. एक्सिस है विच इज टेंजेंट पासिंग थ्रू इट्स रिम, ये रही रिम, यहाँ से टेंजेंट बनाया और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये रिम के रिम सॉरी डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा?
पैरेलल दोनों लगा पैरेलल एक्सिस Parallel. पैरेलल एक्सिस। हाँ परपेंडिकुलर क्यों नहीं? उसने तो वर्ड बोला ना परपेंडिकुलर। ये वर्ड परपेंडिकुलर इस तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है कि आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। ये वर्ड बता रहा है कि जो हमको एक्सिस चूज करनी है, जिसके अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो एक्सिस इस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है। उससे ये मतलब नहीं निकलता कि आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है, उससे सिर्फ एक्सिस की लोकेशन पता चल रही है। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि अगर एक्सिस यहां से जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, तो ये मुझे पता है तो गिवन हो गया, और ये उसको ने मांगा है तो ये टू फाइंड हो गया। तो मुझे पता वाली एक्सिस और उसको मांगी हुई एक्सिस दोनों कैसी है वो देखो, उससे डिसाइड करो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। समझा क्या बोला? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस 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 सर। सर Yes, sir. तो मुझे इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, हमने mr²/2 याद करके रखा, इनफैक्ट इसका डेरिवेशन भी किया अपन ने इंटीग्रेशन वाले मेथड से। ये mr²/2 हमें पता है, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस जो अभी टू फाइंड वाली एक्सिस है उसके साथ अगर मैं बात करूं तो दोनों एक्सिस पैरेलल दिखती है, इसलिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब क्या करता हूं कि इसको बोल देता हूं पॉइंट C एज सेंटर ऑफ मास, इसको बोल देता हूं अदर पॉइंट O। चलेगा? यस हाँ सर सर। ठीक है, अब आप होशियार बच्चे हो गए। आपके पास अब दो एक्सिस हो गए, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहता है? h, एंड हाउ मच वुड दैट h बी इक्वल टू? आर रेडियस। ये रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर रहेगा, यानी h इज इक्वल टू r। ठीक है ना? हाँ सर। यस सर चलो तो फिर अब हम कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, फाइनली बोल दो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल पैरेलल एक्सिस एक्सिस थ्योरम। थ्योरम, पूरा स्टेटमेंट लिखना, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पहले थ्योरम का Okay, स्टेटमेंट sir. लिखना। अभी मैं किसी को बोलता हूँ वो थ्योरम का स्टेटमेंट बोलेंगी, या कोई बच्ची को मैं पकड़ने वाला हूँ, भाग मत जाना। जैसे ही भाग मत जाना बोले, एक बच्ची जो सबसे ऊपर थी भाग गई और एक बच्चा भाग गया। मृणाल बेटा फॉर्मूला बताएंगे आप हमें? मृणाल फॉर्मूला बताएंगे बेटा पैरेलल एक्सिस का? चॉइस दे रहा हूं, हाँ या ना बोलो। आलिया आप बताएंगे बेटा? Yes, sir. IO प्लीज is गो ऑन। equal to IC. IO is equal to IC प्लस, plus MH square. MH थैंक यू बेटा, वेरी गुड, दिस इज आवर थ्योरम IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। अब इस थ्योरम को आपने लिख लिया, मुझे ढूंढना क्या है? इस अदर पॉइंट O का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैंने IT भी बोल दिया, आप IO भी बोल सकते हैं। IT बोलने के पीछे क्यों हमने वर्ड यूज किया T? उसने वर्ड बोला था टैंजेंट। आप IT बोल दो या IO बोल दो, एक ही मीनिंग हो गया। यस और नो? हाँ सर। आया? यस सर अब IC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज दैट? mr²/2। mr²/2। M constant mass of this पूरा entire disk, and what is H equal to? R। आर रेडियस h स्क्वायर के बदले r स्क्वायर लिख दिया। अब आपको Yes, इसके sir. बाद मेरी मदद नहीं चाहिए, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। एक तो 3 एलसीएम by 2 निकालो या mr हाफ square। करके कॉमन निकालो, या 3 फिर mr square डिनोमिनेटर by 2। एडजस्टमेंट जो सिखाया वो कर लो। इसको 1 by 1 समझ लो, 3mr²/2. इसको 1 3 by mr 2 square समझ by लो। 2। ठीक है, एडजस्टमेंट मोड क्या बोलता है? इसको 2 2 कर दो ताकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए। यस सर Yes, sir. हाँ सर। कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 2। अब ये नंबर 2 और ये नंबर 1 ऐड करो तो बनेगा 3। यस सर यस सर। mr स्क्वायर कॉमन है तो 3mr²/2 या 3/2mr², जैसा भी बोलना चाहो। समझ में आया कि क्या बोला मैंने? Okay, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. समझा. So this is the solution part. IT यानी कि IO equal to IC plus MH square. IC is mr²/2. This is MH square. H is equals to R. और simplify किया तो 3/2mr square. ठीक है? यस यस सर सर। Yes. करिए। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। आ रही है Yes, सर। sir. ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड असाइनमेंट देता हूँ। Axis is passing midway. Axis is passing midway between the center and
रिम, इस बार एच के बदले रिम बोला, सेंटर एंड रिम के मिडवे में से एक्सिस जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। समझ में आया कि क्या बोल रहा हूं मैं? आपको एमआई ढूंढना है Yes, sir. अबाउट एन एक्सिस passing midway between center of mass and rim मतलब corner and perpendicular to plane of disc। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट है, जो करना चाहे प्लीज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। एक्सेस कैसे दिखेगी वो भी मैंने दिखा दिया आपको, लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। Yes, sir. मुझे बताओ एच क्या रहेगा इस केस में? R/2। R/2. इसको अदर पॉइंट ओ बोल देना। इस बार इसको आईटी नहीं बोल Okay, सकते sir. क्योंकि वो टेंजेंट नहीं है, आई ओज बोलना। Okay, sir. ठीक है, और एच वुड बी इक्वल टू r/2, टोटल डिस्टेंस r है, मिडवे कैसे r/2 हो जाएगा, कर लोगे? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अब डिस्क के ऊपर एक और क्वेश्चन, ये हमारी डिस्क है, हमें बोल रहा है जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर ढूंढ के निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। तो बच्चों मुझे जो पता है वो ये है कि अगर एक्सिस इस रिंग के सेंटर में से जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इट इज IC एंड दैट IC इज इक्वल्स टू m mr² by 4। MR square by 2. हाँ, square by 2। डायमीटर क्या लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मुझे इस एक्सिस का नहीं, मुझे डायमीटर वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैंने एक डायमीटर वाली एक्सिस ड्रॉ कर ली बच्चों। इज दिस द डायमीटर ऑफ द डिस्क? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब दोनों एक्सिस जो हमें पता है और डायमीटर, उनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। 90 बच्चों अगर दो एक्सिस के perpendicular. बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो थ्योरम कौन सा लगेगा? परपेंडिकुलर Parallel. एक्सिस। Perpendicular. Perpendicular एंगल तो axis। पैरेलल लगता है, तो ढूंढने में आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, Yes, sir. बराबर। अब परपेंडिकुलर हाँ, एक्सिस थ्योरम बोलता है IX प्लस IY इक्वल टू IZ, याद है क्या है? Yes, हाँ, sir. सर। Yes. तो प्राइमरीली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे दो एक्सिस लगती थी, तीन एक्सिस लगती थी? 3 एक्सिस। 3 axis. तीन एक्सिस लगती है, X, Y और Z तीन एक्सिस लगती। तो मेरे पास ये वाली मान लेते कि Y एक्सिस है, तो मुझे एक X एक्सिस और लेना पड़ेगा। अच्छा बताओ, ये दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 है क्या? दिस इज द X एक्सिस एंड दिस इज द Y एक्सिस। यस सर है। Yes, sir. Yes. फाइन, तो ये भी डायमीटर हुआ क्या? X एक्सिस भी डायमीटर हुआ क्या? नहीं तो आपको ना Yes. डिस्क को टॉप व्यू से Yes, दिखा, sir, yeah. इसको ऊपर से देखो तो से दिस इज द X एक्सिस एंड दिस इज द Y एक्सिस, दोनों उसी प्लेन में है क्या डिस्क के? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दोनों के एंगल 90 है या नहीं? है Yes, sir. और जो एक्सिस मैं जानता हूं वो इस तरह देखूंगा तो ऐसे आएगा, ये मेरे पेन वाले डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे। और इसी को हमने हॉरिजॉन्टली किया, तो आपको ये वाली एक्सिस ऊपर दिख रही है और ये जो दो डायमीटर है वो आपको ऐसे दिख रहा है। समझ में आया क्या? हाँ Yes, सर। sir. अब बच्चों अगर मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस भी डायमीटर और वाई एक्सिस भी डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के डायमीटर लूं या वाई एक्सिस के डायमीटर लूं, वो इक्वल आनी चाहिए। यस सर। Yes. इक्वल इसलिए आनी चाहिए क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस के राउंड घुमाता हूं, दिस इज सपोज द एक्स एक्सिस, इसके राउंड घुमाता हूं, तो आधा डिस्क ऊपर आधा डिस्क नीचे, ये ऐसा घूमेगा, हाफ डिस्क अबव एंड हाफ डिस्क बिलो। और अगर मैं Yes, वाई sir. एक्सिस के राउंड रोटेशन करता हूं, तो हाफ एक्सिस सॉरी हाफ डिस्क राइट में हाफ लेफ्ट में, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन मास चेंज हो रहा है अगर एक्स पे हॉरिजॉन्टल घुमाओ या वाई पे No, sir. वर्टिकल घुमाओ? नहीं। इसलिए No, दोनों sir. मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा। तो अब मैं क्लेम करता हूं कि Ix और Iy सेम है, इसलिए इसको ट्वाइस ऑफ Ix लिख देता हूं मैं। Iy is also Yes, sir. equal to Ix. Iy is also equal to Ix, या Yes, sir. ट्वाइस ऑफ Iy भी लिख सकते थे आप चाहो तो, ठीक है? Yes, sir. एंड दैट इज इक्वल टू Iz। ये भले ही सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है, बट इस बार मैं इसको z एक्सिस मान रहा हूं,
तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई सी ना बोलते हैं, आई जेड बोल रहा हूँ, ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ये चेंज ऑफ लेबलिंग समझे क्या? हाँ सर। ये Yes, sir. सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम उसको आई सी बोलते थे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में वो आई जेड का रोल प्ले करेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। Yes, sir. एक्स एक्सिस कौन है? तो डायमीटर है। वाई एक्सिस भी कौन थी? तो डायमीटर है। अब आई एक्स और आई वाई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर आई डी भी बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes. इसके अगले स्टेप में ऐसा बोल सकता हूं, ट्वाइस ऑफ आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। तो देयरफॉर आई डी इक्वल टू हाउ मच रे बाबा? ये 2 ट्रांसफर M हो R जाएगा, square by 4. MR square by M 4. R square by 4. ये 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है क्या? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्किंग समझी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई डी इज एम आर स्क्वायर बाय 4, ये ध्यान रखना। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. ये सब तो फिर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स भी डायमीटर है, आई वाई भी डायमीटर है, तो ट्वाइस ऑफ डायमीटर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई डी। ठीक है, आई सी इज एम आर स्क्वायर बाय 2 जो आई जेड के बराबर ही है। आप इसको आई सी बोल सकते थे सेंटर मास से जाने के से, और आई जेड भी बोल सकते हैं क्योंकि जेड एक्सिस से जा रहा है। ठीक है, तो इसको एम आर स्क्वायर बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया, ट्वाइस ऑफ आई डी, 2 इधर आ गया तो एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक, Yes, sir. ठीक क्या? Yes, sir. हाँ sir. तो एक और एक्सिस आपको दे रहे हैं, ये हमारी वही डिस्क है, सेम डिस्क, और इस बार आपको बोला जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढिए अबाउट ए टेंजेंट व्हिच इज lying in the plane of disk। तो बच्चों अगर ये मेरा डिस्क है, दिस इज डिस्क, और टेंजेंट उसके प्लेन में लाई करना है, तो मैं यहाँ पे भी दिखा सकता, यहाँ पे भी दिखा सकता, वो उसी फ्लैट एरिया में आएगा जिस फ्लैट एरिया में रिंग है, सॉरी डिस्क है। और परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर वाला तो हमने देख लिया था, ऐसा दिखाकर, सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल दिखाकर। अब बोल रहा लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो ऐसा दिखा रहे हैं इसको, ये प्लेन ऑफ द डिस्क है, उसमें लाई कर रहा है। तो टेंजेंट कहां पर है? इन द प्लेन, टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो मुझे ये जो डिस्क वाला प्लेन वाला टेंजेंट है, प्लेन में जो आ गया, उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैंने इसको बोल दिया अदर पॉइंट ओ। अब जितना हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, हमने सीखा है कि ये डायमीटर है, और डायमीटर के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, जिसको मैं आई एक्स और आई वाई भी बोला था, अगर आपको याद होगा तो। Yes, sir. ठीक है, डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना निकाला था? M R square by 4. MR square by 4. वेरी गुड, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो आपको ये एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 4। और आपको जो एक्सिस दी जा रही है वो लाइंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड टेंजेंट, टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन। तो इस तरह से तो डायमीटर और ये दोनों पैरेलल एक्सिस बनती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायमीटर और ये Yes, एक्सिस sir. पैरेलल एक्सिस बनती है, तो दोनों के बीच का Yes. सेपरेशन रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं अदर पॉइंट ओ बोल रहा हूं, जहां से ये एक्सिस जा रही है, जिसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और चूंकि इसको सेंटर ऑफ मास सी बोल रहे हैं हम लोग, तो इसको डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स या वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते थे, लेकिन अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में तो हमारा फार्मूला ऐसा चलता ना, C plus M H square. हाँ sir. तो ये डायमीटर वाली एक्सिस का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से भी जा रहा है, इसलिए इस बार मैं इसको आई सी लेवल कर सकता हूं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? या फिर वैसा नहीं पक्का, करना सर। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाले को यहाँ पे आईडी करके लेबल कर दो, आपकी लेबलिंग बदल दो, एक ही बात है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं आप, तो आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, मुझे इस पॉइंट ओ के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए टू बी फाउंड आउट। आई सी मैंने इसके राउंड लिया, ठीक है, तो वो डायमीटर के बराबर ही है, और ये वैल्यू आपके पास रेडी है, कितनी है? MR square by 4. M R square by 4. एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एच स्क्वायर, एंड व्हाट इज एच इक्वल टू? R. R. एम आर स्क्वायर। M R square. इंस्टेंटली ऐड कर सकते हो Yes, इसको sir. 4 by 4 समझ लो, 5 by M 4 R Yes, M sir. R square. 5 by 4 MR यहाँ पे square. 1 और यहाँ का 4, 1 प्लस 4 मिलाकर 5. 5. Five. MR एम आर square. स्क्वायर, तो 5 by 4 एम आर स्क्वायर मिलेगा मुझे। ये समझा क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब याद करो, आपको कुछ दिन पहले हमने सिखाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने बोला अगर ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदलते जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल अभी आपने देख लिया बच्चों, ठीक है, कि अगर मेरे पास डिस्क है तो सेंट्रल एक्सिस में mr²/2, उसके टेंजेंशियल एक्सिस में 3/2 mr²। एक्सिस बदली, ऑब्जेक्ट सेम था, एक्सिस की पोजीशन में डायमीटर पे लेकर आ गए तो mr²/4 हुआ, ठीक है, और फिर डायमीटर की पैरेलल एक्सिस लेकर आए तो 5/4 mr² हुआ, बराबर। तो सेम ऑब्जेक्ट था, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदलते जा रहा है, तो सेम ऑब्जेक्ट विद सेम मास सेम रेडियस, फिर भी आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की फार्मूला बदलते जा रही है। एक इंटरेस्टिंग बात और याद दिला देता हूं, अगर मैं ये सारे फार्मूलों को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखूं, तो जब मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस आता है mr², इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इट वुड बी mk², उसमें वो फ्रैक्शन का 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दो इट इज 3/2 mr², बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज ऑलवेज mk², 3/2 नहीं आएगा, ठीक है। सेम वे जब आप डायमीटर के अक्रॉस बात कर रहे थे तो रेडियस के टर्म्स में था mr²/4, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज mk², ठीक है। सेम वे टेंजेंट के अक्रॉस जा रहे इन द प्लेन तो आपको रेडियस के टर्म्स में आ गया 5/4 mr², बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इट वुड बी mk², मतलब mk² में कभी भी फ्रैक्शंस नहीं लगते, ये ध्यान रखना। इसी बात को अगर रॉड पे लेके जाओ, रॉड के इस सेंट्रल एक्सिस के लिए आपने बोला था ml²/12, तो मैं उसको भी mk² लिख सकता हूं, ठीक है। और इस एक्सिस के लिए आपने बनाया था ml²/3, तो मैं इसको भी mk² ही लिख सकता हूं। मुझे फ्रैक्शनल नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ mk² ही लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। Okay. Yes, sir. Yes, sir. एक असाइनमेंट और दे दूं? Yes, sir. Yes. दे दो सर। असाइनमेंट होमवर्क जो भी बोले, असाइनमेंट बढ़ रही है, इसको कल सुबह तक का टाइम ले लो आप लोग। मेरे को नहीं लगता आपको मेरे लेक्चर के बाद विजिट करने की इच्छा रहेगी, भूख लगी रहेगी तो पहले खाना खा लेना, कल सुबह तक देना मेरे को असाइनमेंट, ठीक है। टाइम Sir, एक्सटेंड कर timing short. Time लगेगा सर। रिंग के लिए ये सारी एक्सिस यूज कर लो। मैंने जो भी सिखाया सब किसके लिए सिखाया? डिस्क के लिए। तो Yes, sir. आपको सारा करना है रिंग के लिए। ये रही रिंग, स्टैंडर्ड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो कितना है? mr²। MR. mr²। अब पहली एक्सिस दे रहा हूं टेंजेंट पैरेलल टू दिस सेंट्रल एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डिस्क। दूसरी एक्सिस दे रहा हूं डायमीटर। तीसरी एक्सिस दे रहा हूं टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। जो हमने अभी डिस्क के लिए किया ना, तीन एक्सिस का काम, वही तीन एक्सिस का काम आप रिंग के लिए कर लो, ए बी एंड सी, Yes, sir. यस सर। ठीक है। यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा? Parallel axis theorem। Parallel axis. पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये स्टैंडर्ड एक्सिस और बी में कौन सा थ्योरम लगेगा? ये परपेंडिकुलर एक्सिस perpendicular. थ्योरम। Perpendicular. और ये बी और सी की मदद से आप सी को निकालोगे तो वहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा? Parallel axis. पैरेलल। Parallel. कर दोगे? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. रेफरेंस शॉर्ट के में डिस्कस लिखेंगे की तो- चाहिए क्या? ये आपके बुक्स में नहीं दिए हैं, इस तरह से आपके बुक्स में नहीं दिए, ये फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो आप। ये रॉड के लिए है, यहां से शुरू कर रहा हूं, फटाफट क्लिक करना। हो गया? ये डिस्क के शुरुआत हो गई। डिस्क की अगली स्लाइड बढ़ो आगे। डायमीटर ऑफ द Yes, डिस्क, sir. फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के डायमीटर का फॉर्मूला निकाला, फिर टेंजेंट वाला डायमीटर इन द प्लेन वाला, ये उसका प्रूफ हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और उसके पैरेलल आपको रिंग का होमवर्क लेना है। अभी मैं आपके पास आखिरी ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा हूं जो एग्जाम्स में पॉपुलरली पूछे जाते हैं। रॉड आता है एग्जाम में, डिस्क और रिंग आते हैं, अक्सर डिस्क आता है, रिंग बहुत रेयरली आता है, मैंने होमवर्क में दिया उसको, और जो ज्यादा आता है डिस्क वो मैंने आपको कराया। और तीसरा ऑब्जेक्ट रहता है स्फीयर, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स के साथ ही ये थ्योरम्स लगाने को बोला जाता है अक्सर, बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं पूछते। तो मैं स्फीयर की तरफ आ रहा हूं, आखिरी आर्टिकल। आपको ये ऑब्जेक्ट स्फीयर लग रहा है? Yes, sir। Yes. नहीं sir. नहीं लग रहा तो मान ले बेटा, इसको ऐसा पेट फुला ले,
ठीक है, खा खा के तेरा पेट फूल गया होगा अभी लॉकडाउन में। ठीक है, ये आगे से फुला ले, पीछे से फुला ले, फुटबॉल समझ गया इसको, समझ गया? दिस इज Yes, sir. फुटबॉल। ऐसा इमेजिन कर लो, फुटबॉल में यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता। तो दिस इज ए Yes, sir. स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। स्फीयर के दो टाइप याद है क्या? हाँ सर, सॉलिड स्फीयर और हॉलो और स्फीयर। हॉलो स्फीयर। Yes, अच्छा, sir. एग्जाम में मैंने सिर्फ स्फीयर बोला, सॉलिड या हॉलो नहीं बोला, तब आप क्या समझोगे बच्चों? सेम वे Hollow. अगर मैंने सिलेंडर बोला, सॉलिड Hollow. सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर नहीं बोला, तो आप क्या समझोगे? Hollow. हॉलो। सिलेंडर भी दो टाइप के थे, सॉलिड और हॉलो। स्फीयर भी दो टाइप के, सॉलिड और हॉलो। Hollow. हॉलो। जब तक आपने आपको बताया नहीं कि ये सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर, और सिर्फ स्फीयर बोल दिया, तो आप उसे हमेशा बाय डिफॉल्ट सॉलिड मानोगे। और सिलेंडर में भी हमने सॉलिड या हॉलो स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप उसे बाय डिफॉल्ट सॉलिड ही मानोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये रूल है। Yes, sir. अगर तेरे को बॉय बोलूंगा तो फिर पूछते पड़ेगा क्यों, तो सॉलिड है हॉलो है, ये सब पे बहस नहीं होगी ना। अगर मैं बोलूं कि भाई तेरे सारे ऑर्गन बाहर निकाल लिया, स्पेशल कंडीशन कर दिया, फिर तू हॉलो होएगा। एक बॉल है तेरे पास, स्फेरिकल चीज, आइसक्रीम का स्कूप निकाला तूने, सॉलिड ही रहेगा ना। Yes, sir. हाँ सर। उसकी Yes, वॉल sir. मेंटेन करके अंदर से सक्शन फुक्शन लगा के सारा मटेरियल अंदर का निकाल लेगा और सिर्फ बाहर की बाउंड्री रहने देगा, तो स्पेशल केस होगी सॉलिड से हॉलो बनाना। बाय डिफॉल्ट नेचर की चीजें Yes, सॉलिड ही sir. होती है। समझा समझा। तो जो चीज बाय डिफॉल्ट नेचुरल है, तो उसको हम वो फिर स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे मैं वाटर बोलूं, तो आपके दिमाग में अपने आप ही लिक्विड आ ही जाता ना। Yes, sir. हाँ सर। हाँ sir. जब तक मैं सॉलिड वाटर नहीं बोलूं, आप आइस सोचोगे। नहीं sir. नहीं सर। No, तो sir. कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट अज्यूम रहती है, तो सॉलिड स्फीयर बोला नहीं, सिर्फ स्फीयर बोला, तो भी आपके दिमाग में सॉलिड स्फीयर आ जाना चाहिए। आपने नेचर में Okay, पत्थर sir. पुत्थर बहुत सारे देखे होंगे, चट्टाने देखी होंगी, वो हॉलो रहती है कि सॉलिड रहती है? Solid. Solid रहती sir. बाय डिफॉल्ट मैटर जो हमने नेचर में देखा, वो सॉलिड ही रहता है। अब उसमें अंदर सक्शन करके कुछ और करके ड्रिलिंग करके हॉलो कर दोगे, तो स्पेशल केस बन जाएगी। तो जब तक हॉलो बोले नहीं, तब तक आपने हॉलो मानना नहीं। ये क्लियर रहेगा? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ स्फीयर बोला होता, तब भी आप इसको सॉलिड स्फीयर ही लेते। ठीक है, यस सर। अब ये स्फीयर है, और आपको स्फीयर के एक्सिस पासिंग टू सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, 2/5 mr²। नहीं याद होगा तो याद कर लेना। ठीक, यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या रहता, कि स्फीयर को हम एक टैंजेंट बना के देते थे। स्फीयर को एक टैंजेंट बना के देते हैं, और इस टैंजेंट के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये बताओ। तो दोनों एक्सिस कैसी दिख रही है जल्दी बताओ। पैरेलल। Parallel. पैरेलल। तो थ्योरम कौन सा लगेगा? थ्योरम कौन सा लगेगा? Parallel axis Parallel theorem. axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। वेरी गुड। तो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानता हूं, तो मुझे उसको लिख लेना चाहिए पहले। दैट इज IO इक्वल टू IC प्लस MH square. MH MH square. वेरी गुड। ठीक है, तो इसको मैं अदर पॉइंट बोलूं, तो ये IO के बराबर हो गया टेंजेंट वाला एक्सिस। Yes. यस सर। Yes, sir. ये स्फीयर है, तो हो ये सकता। एक्सिस स्फीयर का डायमीटर भी है, तो इसको आप ID बोल दो या IC बोल दो, एक ही बात है। स्फीयर के बीचों बीच में से, जैसे अब आपके पास मान लीजिए एक एप्पल है, एक लंबी नीडल आपने उसके आर पार लेके गए, तो वो उसका डायमीटर से जाएंगी ना। तो आप उसको आईडी Yes, भी sir. बोल सकते हो, चूंकि उसके सेंटर ऑफ मास से जाते हो आईसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो IO इज नथिंग बट द टेंजेंट वाला एक्सिस, IC इज नथिंग बट द डायमीटर वाला एक्सिस। ठीक है, आप वैल्यू को रिप्लेस नहीं भी करें सिंबॉलिकली तो भी चलता है मेरे को। प्लस MH स्क्वायर, व्हाट इज H? Radius R. Sorry. रेडियस। ठीक है, तो MR स्क्वायर। आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया इस तरह से तो भी चलता है मेरे को। आपको IO ही ढूंढना है, मतलब टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है। IO लिखो या IT आपकी मर्जी। सेंट्रल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, यस 2/5 सर। mr square. 2/5 2/5 mr स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर में क्या लिखोगे? MR mr square. Square. MR स्क्वायर। व्हाट नेक्स्ट? 7 mr एडिंग square by 5. 7 MR MR. 7 mr स्क्वायर बाय 5 या 7/5 mr स्क्वायर, जैसा भी बोलना चाहे बोल दो। जिसको जम गया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा इसको 5/5 बनाना, ताकि एलसीएम कॉमन 5 आ जाए। 2 + 5 = 7। ठीक है, समझा सर. यस MR सर। स्क्वायर डायरेक्ट। हर बार वो ट्रेडिशनल एलसीएम मेथड से नहीं जाना, हमको डायरेक्ट आंसर से ही मतलब रहता है। तो ये रहा उसका प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? होमवर्क दूं?
तू क्या दोनों सर नो सर. जो नो वाले वो मत करना, जो यस वाले वो कर लेना. Yes sir. सेम थिंग डू फॉर हॉलो स्फीयर. ये सारी चीज आपको भी हॉलो स्फीयर के लिए करनी है. कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए. मुझे यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रहेगा. इसको मैं O बोल दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा. IO जो ढूंढना है ये IC बन जाएगा. ठीक है, HR के बराबर ही रहेगा. ठीक है, सिर्फ मुझे बताओ IC का फॉर्मूला क्या बनेगा जो डायमीटर के बराबर भी है. हॉलो स्फीयर अगर है तो 2/5 mr स्क्वायर के बदले क्या रहता है हॉलो में? 2/3 R mr 2 2/3 mr स्क्वायर. दिस इज फॉर हॉलो स्फीयर. हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ sir. मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है दैट इज 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड में 2/5 mr स्क्वायर. ठीक है, तो बस आपको 2/5 sir. करके Yes, 2/3 sir. लेके सॉल्व करना है. और मेजर काम नहीं दिया मैंने आपको. कर लोगे? Yes sir. Yes sir. हाँ ठीक. सर. ये Yes, सबसे sir. सिंपलेस्ट होमवर्क था जो अभी ये सबसे एंड में दिया. सबसे सिंपलेस्ट होमवर्क था. उम्मीद करता हूँ आपको एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इस एपिसोड में इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बाय बाय. Thank Bye you. sir, sir. thank you.